Hello dear students, welcome back to the channel Zack Economics. So in the last video I have discussed about the first method, that is value added method. Okay, now we are going to discuss about the second method of calculating national income, and that method is income method. Okay, so let us see what income method is, what all components are there in income method in order to calculate the national income of an economy. So income method, it is also known as distributed share method, and it is also known as factor payment method. तो अगर किसी और नाम से आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ फैक्टर पेमेंट मेथड, तो कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड ओनली. ठीक, अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है, दैट वर्ड इज इनकम. And when I say income in the economy, income we have two types. One is factor, another is non-factor. Okay? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि नॉन फैक्टर इनकम या ट्रांसफ़र इनकम जो हमारी होती है, इसको हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स जो डोनेशन फॉर्म में होती है इनकम, या गिफ्ट्स के फॉर्म में जो इनकम होती है, ठीक, चैरिटी जो होती है, दीज ऑल इनकम्स आर नॉट कंसिडर, क्योंकि दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र. ठीक है, हम लोग जो कंसिडर करते हैं, वी ओनली कंसिडर द फैक्टर पार्ट, फैक्टर इनकम. ओके, तो अगर इकोनॉमी की सारी इनकम्स को हम जोड़ लें, ठीक, जैसे ट्रिपल आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर प्रोडक्शन को टोटल कर लो, यू विल गेट नेशनल इनकम, बिकॉज प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन. जितना प्रोडक्शन हुआ है उतनी ही इनकम जनरेट हुई है. तो अगर इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इनकम हुई है, हम उस सारी इनकम्स को एडअप कर लें, और कौन सी इनकम, जो सिर्फ फैक्टर इनकम है यानी अर्नड इनकम है, उसको हम जो है एडअप कर लें, we will get national income. Okay, now let us see how we will reach till national income. It's not that easy, but we have few components to understand. Okay, so से पहले मैं बताऊं आपको फैक्टर इनकम क्या होती है. इट इज a reward or compensation received by rendering factor services तो फैक्टर इनकम का मतलब आप लोग सब जानते हैं, बहुत बार मैंने बता चुका हूँ फैक्टर इनकम क्या है. मतलब कि जब आप किसी को भी अपनी फैक्टर सर्विस ऑफर करते हो, उसके अगेंस्ट आपको जो रिवॉर्ड या फिर जो कंपनसेशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम. ओके, इट इज अर्नड इनकम. ये एक तरीके की अर्नड इनकम होती है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फैक्टर इनकम. अब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो फैक्टर इनकम है वो 3 टाइप्स की होती है मेजरली. ठीक है, 3 फॉर्म्स में जो है वो फैक्टर इनकम हमारे यहाँ कंसिडर या कैटेगराइज की जाती है. नाउ व्हाट आर दोस 3 फॉर्म्स, लेट अस सी. तो ये 3 फॉर्म्स हैं. फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड नंबर 3 मिक्स्ड इनकम. सो विल डिस्कस इट वन बाय वन. तो अगर हम इकोनॉमी के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, अगर इन तीनों को हम एडअप कर देते हैं, तो हम ये तीनों इनकम कहाँ अर्न की जा रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तीनों इनकम विद इन द इकोनॉमी जो है वो अर्न की जा रही हैं. अब क्योंकि विद इन द इकोनॉमी है, तो यहाँ से एक डेफिनेशन अराइज होती है कि व्हाट वी आर डूइंग. आई विल राइट दैट डेफिनेशन एंड यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज इट. इट इज sum total of factor income. See, we are doing the sum total of factor incomes generated
within domestic, or we can say economic टेरिटरी। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर बिफोर दिस इन द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम, कि अगर हम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी को ऐड करते हैं, देन दिस काइंड ऑफ इनकम इज नोन एज पर दिस डेफिनेशन, इट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम कह लिए, या फिर हम डोमेस्टिक इनकम को और क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था NDPFC। सो दिस इज कॉल्ड योर डोमेस्टिक इनकम। तो सर अभी तो डोमेस्टिक इनकम लिखी, लेकिन हमें तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम को निकालना है। नाउ अगेन द सिंपल थिंग, यू हैव गॉट द डोमेस्टिक इनकम एंड यू वांट टू नो नेशनल इनकम। सो वेरी इजी स्टेप, इसको ट्रीटमेंट देंगे। किससे ट्रीटमेंट करेंगे इसका? विल डू द ट्रीटमेंट विद NFIFA और NFIA, both the words are correct. So what we will do, we will add up this NFIFA and finally the result what we get will be simply national income. Okay, तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी आई होप, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हम इनकम मेथड के थ्रू फैक्टर इनकम्स का टोटल लेते हैं। फैक्टर इनकम हमारी इकोनॉमी में 3 फॉर्म्स में होती हैं। पहला फॉर्म कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा फॉर्म ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा फॉर्म मिक्स्ड इनकम। अगर हम इन तीनों फैक्टर इनकम्स का जो विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी जनरेट हो रही हैं टोटल कर दें, देन व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन से इट इज़ अ डोमेस्टिक इनकम। एंड डोमेस्टिक इनकम, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज ऑल्सो नोन एज NDPFC। Now again you have got domestic income, national income निकालना है, very easy concept, NFIFA and you will get national income, simple as that. Now we will understand the compensation of employee, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये 3 टाइप की जो इनकम है इकोनॉमी के अंदर, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक, वन बाय वन, एंड विल स्टडी व्हाट ऑल कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड among all these 3 types of income. So first we will study with compensation of employees. Okay, so compensation of employees का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन जो है, कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी फैक्टर सर्विस ऑफर करेगा, तो जो एम्प्लॉयर है, द पर्सन हु इज एम्प्लॉइंग हिम, ओके, ही विल पे सम अमाउंट्स ऑफ रिवॉर्ड्स, ओके, या कंपनसेशन। तो अब जो ये रिवॉर्ड या कंपनसेशन वो पे करेगा, वो किस किस फॉर्म में पे करेगा, लेट्स सी। तो वो जो पे करेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर, फर्स्ट फॉर्म वो पे करेगा वेजेस एंड सैलरीज, ठीक। अगर वो एम्प्लॉय लेबर है, ही विल गेट वेजेस, ठीक। अगर वो एम्प्लॉय वाइट कॉलर जॉब कर रहा है, ठीक, प्रोफेशनल है, ही विल गेट सैलरी, ओके। अब ये जो वेजेस और सैलरी होती है, इसको वो किस फॉर्म में पे करेगा? पहला तो फॉर्म है कैश में, सिंपली, ठीक, जो मंथली सैलरी मिलती है या मंथली वेजेस मिलता है, जो उसके सैलरी अकाउंट में जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मैंने काम किया, मेरा मंथ कंप्लीट हुआ, और एट द एंड ऑफ द मंथ इन माय सैलरी अकाउंट आई विल गेट द अमाउंट ऑफ माय वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लेट अस अज्यूम मिस्टर X इज देयर एंड मिस्टर Y इज देयर। सो मिस्टर Y ये एम्प्लॉयर है, यानी इन्होंने जॉब दे रखी है किसको? मिस्टर X को, जो क्या है, ही इज एम्प्लॉय, ठीक। अब सिंपल सी बात यह है कि मिस्टर X जो है वो क्या ऑफर करेंगे अपनी? फैक्टर सर्विस, एज वी ऑल नो। और जब ये फैक्टर सर्विसेज ऑफर करेंगे, तो बदले में मिस्टर Y इनको क्या पे अप करेंगे? मिस्टर Y विल पे वेजेस एंड सैलरीज इन फॉर्म ऑफ कैश, जिसे हम कहेंगे मिस्टर X के लिए वो क्या बन जाएगी? फैक्टर इनकम, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट चीज़ हो गई, जब जो है जो कंपनसेशन मिल रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू,
वो किस फॉर्म में मिल रहा है? कैश के फॉर्म में। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है, वेजेस एंड सैलरीज। लेट्स सी द सेकंड कंपोनेंट, बी। सेकंड कंपोनेंट है पेमेंट्स इन काइंड। अब कुछ नई चीज़ आ गई है वर्ड काइंड, ठीक। देखिए, एक होता है कोई भी चीज़ कैश के फॉर्म में दे देना, ठीक, और एक होता है इन काइंड के फॉर्म में देना। काइंड का मतलब होता है कि जब आप एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दे रहे हो, ठीक, फ्रिंज बेनिफिट्स। अब फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब, या पर्क्यूजिट्स कहते हैं, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में इसे पर्क्यूजिट्स कहते हैं, ठीक। आप एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक। अब सर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? आई टेल यू। मिस्टर एक्स जॉब करते हैं किसके यहाँ? मिस्टर वाई के यहाँ। मिस्टर वाई क्या है? एम्प्लॉयर, और मिस्टर एक्स एम्प्लॉय, ठीक। मिस्टर एक्स इनके यहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स जो है अगेन वही फैक्टर सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तो कैश में तो पता चल गया हमें क्या देते हैं, ठीक है। कैश में वेजेस और सैलरी दी जा रही है। पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है कि जब मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स या परक्यूजिट्स देंगे, ठीक है। जैसे क्या क्या है ये? RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दें, ठीक। फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, ठीक। फिर उसके बाद कार, ठीक है, एक गाड़ी दे दी कि आप भाई ऑफिस आइए, ऑफिस से घर जाइए, सारी चीज़ें, ठीक। चाइल्ड केयर, यानी चाइल्ड केयर का मतलब एजुकेशन के लिए उसके, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक, एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे वो बेनिफिट्स हैं जो मिस्टर वाई, एक एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉय को काइंड के फॉर्म में दे रहा है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट इन द फॉर्म ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स। लेकिन सर अब ये क्योंकि मेंटल सेटिस्फैक्शन के फॉर्म में या काइंड के फॉर्म में, कैश में तो है नहीं, तो फिर हम इसको जो है वो क्यों ऐड अप करते हैं नेशनल इनकम में? बिकॉज अगर ये बेनिफिट्स नहीं देता मिस्टर वाई, एम्प्लॉयर नहीं देता अपने एम्प्लॉय को, तो इसकी वैल्यू तो है ही है ना कुछ एम्प्लॉय बियर करता वो, ठीक है। मान लिया रेंट फ्री एकोमोडेशन ना देता, तो मिस्टर एक्स को रेंट उतना देना पड़ता। मेडिकल फैसिलिटी ना देता, तो मेडिकल फैसिलिटी पे खर्चा करना पड़ता। तो क्योंकि इन सब की एक वैल्यू है, दैट्स वाई इट इज़ बीइंग एडेड अंडर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ओनली। ओके, तो ये हो गया आपका वेजेस इन सैलरी इन कैश। नंबर 2, पेमेंट्स इन काइंड। नाउ लेट अस सी नंबर 3, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अब मिस्टर एक्स जब जॉब कर रहे हैं मिस्टर वाई के यहाँ, ठीक, तो मिस्टर एक्स जो है वो एम्प्लॉय हैं, सभी जानते हैं इनको, और ये हमारे एम्प्लॉयर हैं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स जो है जो जॉब करते हैं, तो मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई सैलरी देते हैं, ठीक, फैक्टर पेमेंट करते हैं। तो ये जो सैलरी मिलती है मिस्टर एक्स को, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को सैलरी मिलती है 10,000 रुपीज़, ठीक, टोटल ग्रॉस सैलरी, ठीक। अब क्या होता है कि मिस्टर वाई कहते हैं कि मैं आपकी सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट करूंगा और उसको एक फंड के अंदर डाल दूंगा, ठीक। वो फंड होता है प्रोविडेंट फंड। आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेंटेन अ प्रोविडेंट फंड, यानी जो भी आपके एम्प्लॉय है उसका कुछ सैलरी का अमाउंट आप निकाल कर किसके अंदर डालोगे? प्रोविडेंट फंड, ठीक। अब एम्प्लॉय कितना सैलरी पा रहे हैं? 10,000, ठीक। तो मान लेते हैं कि इसमें से 500 रुपये, हाउ मनी? 500 रुपीज़, ठीक है, वो जो है कहाँ चला गया? प्रोविडेंट फंड के अंदर, ठीक है। तो 500 रुपये प्रोविडेंट फंड के, तो ये जो एम्प्लॉय की तरफ से जा रहा है 500 रुपये, इट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो क्योंकि वो एम्प्लॉय की तरफ से जा रहा है इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ द सैलरी है ही है, ठीक है। और जितना मिस्टर एक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कितना? 500 रुपये, उतना ही पैसा कौन डालेगा? मिस्टर वाई। कितने रुपए? 500 रुपये, ठीक। तो ये जो 500 रुपये मिस्टर वाई डाल रहे हैं, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो वी हैव टू टेक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एक्स्ट्रा मिस्टर वाई कर रहे हैं, किसको? मिस्टर एक्स को। कहाँ पे? प्रोविडेंट फंड। और प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये एक ऐसा फंड है विच इज़ बीइंग यूटिलाइज व्हेन योर सर्विस टेन्योर ओवर्स एंड यू विल गेट दिस अमाउंट, ठीक। ये एक तरीके का सिक्योरिटी मनी है, और
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। कितना कंट्रीब्यूट किया? 500, और इनकी सैलरी से भी कितना गया? 500। रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, कभी भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो उसी की सैलरी का पार्ट है ना। क्या कंसिडर किया जाता है नेशनल इनकम के टाइम कैलकुलेट करने के टाइम? वी ओनली कंसिडर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया एक्स्ट्रा? 500। तो टोटल कितना हो गया इनका? 1000 रुपीज़, जो कि कहाँ जा रहा है? इनके प्रोविडेंट फंड में। ठीक। तो जब ग्रॉस सैलरी निकालने की बात आती है तो ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी? 10,000 इनकी सैलरी मैंने बताई, तो ये 10,000 इंक्लूसिव है 500 रुपये जो उनका कटा वो, प्लस 500 रुपये जो एम्प्लॉयर ने डाला, टोटल मिलाकर 1000। तो अगर इनकी नेट सैलरी की बात करूँ तो इट विल बी, ग्रॉस सैलरी 10,000, तो नेट सैलरी जो कहते नहीं है कि इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है आपको, तो नेट सैलरी होगी सिर्फ 9,000। ठीक है। ग्रॉस सैलरी के अंदर 500 रुपये वो जो अपनी तरफ से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और 500 वो जो एम्प्लॉयर ने डाला, टोटल 1000। तो 9 + 1 जो है वो टोटल आपका सैलरी है। ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को क्यों लेते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लेते, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी उसकी सैलरी का ही पार्ट है। ठीक। तो वी नेवर टेक, आई राइट इट हियर, वी नेवर टेक employee contribution to his social security। ठीक। तो जो पैसा बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है, जब वो रिटायर होगा या वो जॉब से निकाल दिया जाएगा, उस टाइम ज़रूरत पड़ने वाली है, उस पैसे में सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, एम्प्लॉय का नहीं लेते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉय का दिया है, यू विल लीव इट, यू विल नॉट टच इट। एम्प्लॉयर का लेंगे कंट्रीब्यूशन, कितना किया? 500 रुपये, यू विल टेक दैट। ओके। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा, काइंड में बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, फ्रिंज बेनिफिट्स। नंबर सी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर 3 पॉइंट हो गए। ठीक है। नाउ मोर पॉइंट्स आर देयर, लेट अस डिस्कस। नेक्स्ट इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये भी जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर ही आता है। जब मान लीजिए एम्प्लॉय ने जो है आपके यहाँ 30 साल काम किया, ठीक। अब 30 साल काम करने के बाद जब वो रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के टाइम, रिटायर होने के बाद उसको अपने बुढ़ापे को जो है वो करने के लिए क्या देता है एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर एक सिक्योरिटी देता है, किस फॉर्म में? पेंशन के फॉर्म में। ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग सर्विस दी, और लाइफ लॉन्ग सर्विस जब आपने एम्प्लॉयर को दी तो एम्प्लॉयर बदले में आपको क्या दे रहा है? पेंशन दे रहा है। ठीक है। ये पेंशन का बेसिस क्या है ये याद रखिएगा। पेंशन का यहाँ पे बेसिस है कि आपने लाइफ लॉन्ग सर्विस दी है। बिना लाइफ लॉन्ग सर्विस दिए अगर पेंशन मिल रही है तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक। सर्विस के अगेंस्ट जो पेंशन मिलती है वही कंसिडर की जाएगी। ठीक। तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में ओल्ड एज पेंशन। ठीक। अब ओल्ड एज पेंशन जो है ये गवर्नमेंट की स्कीम है कि जो भी बूढ़ा आदमी है जो ओल्ड एज में है, ठीक, ये गवर्नमेंट स्कीम होती है। अगर वो बूढ़ा आदमी है, 60 साल से ऊपर हो गई उसकी एज, तो हम उसको यूनिलेटरल ट्रांसफ़र देंगे, यानी गवर्नमेंट डायरेक्टली उसके खाते में कुछ पैसा पेंशन के फॉर्म में देगी। ठीक। ताकि वो अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सके। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट पे कर रही है, एक तरीके का यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है, ये एक्सेप्शन है, यानी आपको कंसिडर नहीं करना है, नॉट कंसिडर। ठीक है। लेकिन अगर पेंशन ऑन रिटायरमेंट दिया, यानी ऐसी पेंशन जिसको आपने लाइफ लॉन्ग सर्विस के अगेंस्ट जिसको आपको मिल रही है, तो ये यूनिलेटरल नहीं बल्कि बाईलेटरल है। ठीक। और इसलिए इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया डी पॉइंट। नाउ ई पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा बोनस, तो बोनस को भी जो है आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि बोनस इज ऑल्सो अगेंस्ट द सर्विस। मतलब मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये हमारे एम्प्लॉयर हैं, ये हमारे एम्प्लॉय हैं। मिस्टर एक्स ने खूब मेहनत की, खूब काम किया,
ठीक, फिर क्या आ गई, दिवाली का टाइम आया तो मिस्टर वाई ने दिवाली के टाइम पे मिस्टर एक्स को जो इन्होंने स्पेशल सर्विस ऑफर की है उसके अगेंस्ट बोनस दिया। तो बोनस भी सर्विस के अगेंस्ट है, इसीलिए इट विल बी कंसिडर। ठीक है, बोनस। तो दीज आर द पॉइंट्स अंडर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नाउ इफ आई तो सम अप इट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या क्या आ जाता है, वेजेस एंड सैलरीज किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, प्लस काइंड के फॉर्म में, पेमेंट इन काइंड, यानी जो फ्रिंज बेनिफिट्स दिए हैं, ठीक, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। रिमेंबर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय नहीं, क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ सैलरी होता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस पेंशन, ओल्ड एज नहीं, गवर्नमेंट जो देती है वो नहीं, बल्कि पेंशन ऑन रिटायरमेंट जो सर्विस अगेंस्ट होती है, बायलेटरल होती है। ठीक, प्लस अगर क्वेश्चन में बोनस दिया है, ये स्पेशल केस है, दिया है तभी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जब हम प्लस करते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स, देन वी गेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ और टाइप ऑफ फैक्टर इनकम इन द इकोनॉमी। नाउ फर्स्ट फॉर्म इज ओवर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पढ़ लिया हमने। अब जो सेकंड फॉर्म है जिसको फैक्टर इनकम कहा जाता है इकोनॉमी के अंदर, वो हमारा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, so we'll discuss about operating surplus in the next video. I hope you like this video. Press the bell icon, subscribe it, share it. Thank you, class.